वेलकम टू शुक्लाइटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्लाइटी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। हमने जैसा कि आपको बता दिया कि हमने जो है सभी कवियों के बारे में जो आपके मूल पाठ्यक्रम में संकलित थे उन सभी के बारे में वीडियो बना दी है। अब जो है द्रुत पाठ के रूप में आपके रहीम केशव भूषण जी शामिल है, जिसके अंतर्गत मैं पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ रहीमदास जी के बारे में। तो रहीम के जीवन वृत्तांतों के बारे में जानेंगे। जीवन मतलब रहीम जी का जीवन, मरण, इनके पिता का क्या नाम था, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पे आपके सामने वीडियो प्रस्तुत होगा, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं द्वितीय पाठ से, वो सारे के सारे बात क्लियर होंगे। और बीए फर्स्ट ईयर का लेक्चर होगा हिंदी साहित्य से रिलेटेड फर्स्ट पेपर, ठीक है। और आप पे कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, घनानंद, इन सभी की वीडियो आपके यूट्यूब चैनल यानी शुक्ला आई टी पॉइंट पे अपलोड हो चुकी है। उसको आप सभी लोग देख सकते हैं। लगभग आधे घंटे का लेक्चर, कोई 50 मिनट का लेक्चर इत्यादि लेक्चर है, उन सभी को आप देखेंगे तो आपको अच्छी समझ हिंदी साहित्य के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए बात करते हैं हम जो है रहीमदास जी के बारे में। दोस्तों, बात करें कि बैरम खां जैसे प्रसिद्ध वीर सेनापति, कवि और जमाल खान जैसे सरदार की बेटी से अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म होता है। बैरम खान इनके पिता का नाम था मित्रों। और वो कैसे थे? वो वीर थे, सेनापति थे और बड़े ही कवि भी थे एक। और जमाल खान जैसे सरदार की बेटी थी, उन दोनों का विवाह हुआ था। तो जमाल खान की बेटी और बैरम खान से विवाह होता है। और बैरम खान वीर हैं, सेनापति हैं, कवि भी हैं। और उनका एक संतान होती जिनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। और अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे वही अब्दुल रहीम खान खाना का नाम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो रहीम पड़ता है, ठीक है। तो रहीम खान खाना का जो जन्म होता है वो 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में होता है। 17 दिसंबर 1556, ठीक। तो 17 सितंबर 1556 में इनका जन्म होता है, यानी बर्थ होता है। और कहाँ पे होता है? तो लाहौर में होता है मित्रों। कहाँ पे होता है रहीम का जन्म? तो लाहौर में होता है। कब होता है? 17 दिसंबर को। 17 सितंबर बोल दिया था उसमें, 17 सितंबर नहीं, 17 दिसंबर है, ठीक। तो 17 दिसंबर को इनका जन्म होता है 1556 ईस्वी में लाहौर नामक स्थान में, लाहौर में हुआ था, जो आप पाकिस्तान में है आजकल। शैशवा अवस्था में इन्होंने छोटे थे में पिता का कत्ल कर दिया गया था मित्रों। क्योंकि अब सरदार थे, मतलब ये लोग जो है वीर सेनापति की भूमिका निभाते थे बैरम खान। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बैरम खां की मृत्यु जब हो जाती है मित्रों, तो ये इनका मतलब कत्ल हो जाती है, मृत्यु क्या बोल सकते, कत्ल हो जाती है इनके पिता की। तो बाबा जम्बूर छोटे बच्चे को लेकर के, मतलब अब्दुल रहीम खाना को लेकर के, रहीम को लेकर के 3.5 साल तक दर दर भटकते रहते हैं इधर उधर। और अंतोगत्वा 1561 ईस्वी में आगरा में अकबर का संरक्षण मिल जाता है। प्रतिभा, शौर्य, कला, रणनीति में रहीम अकबर के विश्वास पात्र बन जाते हैं धीरे धीरे करके। और इस संदर्भ में जहांगीर का दो कथन द्रष्टव्य है। जहांगीर का दो कथन कौन कौन सा है? इन्होंने लिखा कि खान खाना जो थे यानी रहीम दरबार के बड़ी अमीरों में से थे। आमिरों में से थे। अमीर मतलब वो धन पैसा वाला नहीं, आमिर मतलब होता है कि जो है पहले आमिर बनाए जाते थे कि हाँ आमिर हैं, तो मतलब नवरत्न जिनको बोल सकते हैं। तो आमिरों में से एक थे, बड़े अमीरों में से थे। अकबर के राज्य में इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जिनमें 3 प्रमुख थे। गुजरात की विजय में शामिल थे, सुहेल के युद्ध में शत्रुओं को केवल 20,000 सवारों से पराजित करना, सिंध और ठट्ठ पर विजय इनके कारण ही मिली थी, ठीक है। और ये सारी बात कहाँ लिखी है? मवासिरुल उमरा भाग 2 में पृष्ठ नंबर 198 में ये बात लिखी है, ठीक है। दूसरा कथन है इनका है जहांगीर का कि खान खाना योग्यता और गुणों में संसार में अनुपम थे। अरबी, तुर्की, फारसी और हिंदी भाषाएं जानते थे। उन अनेक प्रकार की विद्याओं के साथ ही भारतीय विद्याओं का अच्छा ज्ञान ये भी रखते थे। फारसी और हिंदी में बहुत अच्छी कविता करते थे। जो है ये तुजुके जहांगीरी में लिखा है। तीनों बेटों, पुत्री जाना बेगम और दामाद की मृत्यु का साक्षात्कार और आत्मसम्मान की किरकिरी देखने, यहाँ तक कि जेल खाने की कैद आदि भोगने के बाद इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है। इन्हें हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया है, ठीक है। तो रहीम को किसके मकबरे के पास दफनाया गया है? तो हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया है। वैसे एक बात अगर रहीमदास जी के बारे में बताऊं तो रहीम और तुलसी जो थे, रहीम और तुलसीदास, ये दोनों एक गहरे मित्र थे। तो एक कथन इनके दोनों के बीच में होता है कि भाषा और भाव दोनों दृष्टि से रहीम और तुलसी में तदात्म्य अधिक है।
ये इसकी पुष्टि करने के लिए 2018 से पहले पूछा जाता था। ठीक है, तो क्योंकि अवध क्षेत्र से रहीम भी थे तो अवध क्षेत्र से जुड़े रहने के कारण रहीम के काव्य में लोक की मिठास भी है, किंतु उनकी सूक्तियों पर कबीर की छाप भी है। तो कृष्ण भक्त कवियों में सूर और हरिदास व्यास का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, परंतु विशेष रूप से बात की जाए तो तुलसी के साथ उनका तदात्म्य भाषा और भाव दोनों ही दृष्टि से अधिक गहरा है। क्योंकि बरवे में बरवे रामायण लिखा रहीमदास जी ने भी और बरवे रामायण लिखा तुलसीदास जी ने भी। तो रहीम ने बताया कि आप बरवे में रामायण रहीम दास जो है बताते थे कि मतलब आप ब्रजभाषा लिखें, तो ब्रजभाषा में इन्होंने थोड़ी बहुत रचनाएं की है। अवधि में इनकी अवधि में सिखाया रहीम दास जी को तुलसीदास जी ने कि आप तुलसी अवधि भाषा में लिखेंगे, तो अवधि में इन्होंने लिखा, वो तो ब्रजभाषा में थोड़ी बहुत रचनाएं की। ठीक है, इस प्रकार से रचनाएं करते दोनों लोग। हाँ ठीक है, दोनों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ ग्रहण ही किया है, कहीं कहीं तो दोनों के दोहे बिल्कुल मिल जाते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, एक उदाहरण है तुलसीदास जी के दोहे देखेंगे और रहीमदास जी का दोहा देखेंगे, एक ही मतलब मोटिव का है। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि पात पात को सींच बो, बरी बरी को लोन, और तुलसी खोटे चतुरपन कल डहके कहु कौन। ठीक, लेकिन अगर बात करूं तो रहीमदास जी ने लिखा पात पात को सींचबो, बरी बरी को लोन, और रहीमन ऐसी बुद्धि को कहो करोगे कौन। अब यहीं पे तुलसी खोटो चतुरपन काल डहू के कौन, ये तुलसीदास जी लिखते हैं और यहीं पे बदल देते हैं कि रहीमन ऐसी बुद्धि को कहो करोगे कौन। ठीक, तो इस प्रकार से रहीम और तुलसीदास जी के दोहे कहीं कहीं पे एक मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रहीम दास जी की रचनाएं भी बहुत सारी सम्मिलित हैं, जैसे आपकी दोहावली हो गई। दोहावली की बात करूं तो सबसे लोकप्रिय इनकी दोहावली है एवं विशेष विवेचन की दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कुछ लोगों ने सत्सई समझकर रहीम सत्सई भी कहा है इसको। नक्छेदी लाल तिवारी जी ने कहा है इस बात को, किंतु यह उचित नहीं है। रहीम द्वारा रचित दोहों की संख्या 300 के लगभग ही है। ठीक है, और इनकी नगर शोभा, बरवे नायिका भेद रचनाएं हैं, तो सारी बरवे और रचनाएं हैं। रहीम ने नायिका भेद के बरवे के अतिरिक्त स्वतंत्र बरवे भी लिखा है। बरवे इनका प्रिय छंद है। बरवे नायिका भेद के प्रारंभ में ही रहीम ने लिखा है कि कविता कहो दोहा कहो और तुले न छप्पे छंद, और बिरचव यह विचार कह यह बरवे रस कंद। मतलब इन्हें बरवे बहुत अच्छा लगता था इनको। ठीक है, रहीम को, इस बात को देखेंगे। और एक बहुत सारे रहीम के दोहे प्रकृति को रिलेटेड है। रहीम का काव्य भी अनुभूति प्रधान काव्य है, मतलब अनुभूत किया जाता है, जो अपने समय एवं समाज की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति भी करता है। इस काव्य यात्रा का मूल्य है परहित। तो परहित, और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो रहीम ने परोपकार के ऊपर कर्तव्य कर्म को जोड़ा है, उसके रिलेटेड इन्होंने दोहा लिखा कि रहीमन पर उपकार के करत न पाटी बीच, और मांस दियो सिवी भूप ने दीन्हो हाड़ दधीच। मतलब हड्डी और दे दिया दधीच जी मुनि ने जो है धनुष बनने के लिए, इंद्र का वज्र बनाने के लिए। जब देवासुर संग्राम चल रहा था, देवताओं ने मांगा कि भैया दधीच जी आप हड्डी दे दीजिए। लोगों ने, ब्रह्मा जी ने बताया था कि आप दधीच की हड्डी जब मांगोगे तो आपको जो है मतलब दधीच की हड्डी से अगर वज्र बनाया जाए या फिर धनुष बनाई जाएगी तो उससे इनको मारा जा सकता है, राक्षसों को। तो ये दधीच मुनि ने जो है देवताओं के रक्षा हेतु या फिर जो है सृष्टि को बचाए रखने हेतु अपनी हड्डी दान कर दी दधीच ने, यानी दीन है हाड़ दधीच। और मांस दियो शिवी भूप ने। शिवी राजा थे एक, जो है बाज जब एक पक्षी को, कबूतर को जो है खदेड़े हुए था, कबूतर आके उनकी गोद में गिरता है, तो बाज कहता कि ये मेरा शिकार है, इसको दे दीजिए, मेरा भोजन है। तो उन्होंने अपने मांस के, मतलब उस कबूतर के मांस के बराबर मांस अपने शरीर से निकाल के दे दिया था। ठीक है, अपना हाथ पैर के तमाम सारे मांस निकाल के दिए थे राजा शिवी ने। ठीक, तो वही बता रहे कि रहमर पर उपकार के करत न पाटी बीच, महान कोनो प्रकार का सोच विचार नहीं होना चाहिए आपके मन में। जैसे कि मांस दे दिया था शिवी ने, शिवी राजा ने, और दीन हो हाड डी दधीच मुनि ने अपनी हड्डी पसलियां भी दे दी थी। ठीक है, जिंदे पर ही। तभी तो वह कह सके कि रहमन प्रीत सराहिए, जो घट गुण सम होए, और भीत आप पे डारी के समय पियावे तोय। और रहीम की दृष्टि से लोक नीति एवं समाज नीति के लिए सत्संग जीवन का मुख्य आधार होना ही चाहिए। इन्होंने लिखा, इन्होंने कहा है, एक दोहा प्रचलित है इनके संबंध में कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो भैया लपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन का पेड़ में सांप लपेटे रहते हैं लेकिन उसमें विष नहीं होता।
और ना चंदन की शीतलता शाम में जाती है। तो इसी प्रकार से रहीम कहते हैं कि भैया अगर आपकी प्रकृति उत्तम है, आप अच्छे तरीके के संस्कार में पले बढ़े हैं, तो आप अगर किसी दुरुपयोगी संस्कार में जाएंगे, किसी अलग माहौल में जाएंगे, अलग परिवेश में जाएंगे, अलग सामाजिकता का प्रभाव आप पे जाएंगे तो आप पे नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कुछ अपवाद स्वरूपा है। मैं इस पे बात बताना चाहूँगा कि केवल चंदन के पेड़ में अगर सांप काटेगा तो उसमें विष नहीं उतरेगा। आपको अगर सांप लपेटे हुए है तो आप में उतर जाएगा विष। लेकिन इसका गलत उपयोग हम नहीं कर सकते, इसका गलत अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस समय परिवेश के लिए ये बातें सच थी, लेकिन आज के समय परिवेश के लिए बातें बिल्कुल अन्यथा हैं। क्योंकि आजकल हॉस्टल में जाएंगे आप तो हॉस्टल में बहुत सारे लड़कों के हॉस्टल में सभी लड़के, अगर एक लड़का सिगरेट या दारू नहीं पीता है तो बाकी सारे पीते हैं, तो वो भी पीना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लोग जबरदस्ती पिला देंगे। ठीक ऐसे लड़कियों के हॉस्टल में देखेंगे तो लड़कियों में जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी जो है हुक्का बार वगैरह जाती रहती है, लड़कियां भी आजकल। आप शहरों में देखेंगे, बड़े बड़े शहरों में हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, बीड़ी तो लो लेवल हो गई, सिगरेट मतलब एक दिखाने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंप्रेशन जमाने के लिए लोग सिगरेट वगैरह फूंकते रहते हैं, अपने माँ बाप का पैसा उड़ाते रहते हैं। तो वो अगर एक लोग नहीं पीती है, उनमें से एक सीधी साधारण परिवार की लड़की है, तो उसको भी बगाड़ी वगैरह पिला ही देंगे। ठीक है, लेमन फ्लेवर, तमाम सारे फ्लेवर आते हैं, तो सारी पिला ही देंगे। दिक्कत हो जाती है ना। तो वो अब प्रकृति उत्तम आप रख के बहुत घूमिए, लेकिन अगर माहौल आपको सही नहीं मिला तो नहीं होगा। क्यों लोग घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे माहौल, क्योंकि उनको प्रकृति उत्तम, ठीक है मान लिया उनकी प्रकृति उत्तम है, लेकिन माहौल वही सारे एकदम से गड़बड़ा चुका है, तो कैसे पढ़ेंगे वो? अब वहाँ पे आप घर पे बैठे हैं, अब उधर से बहुत सारी चीज़ें करें, भैया ये करो वो करो, गांव के दो चार लड़के लफंगा आ गए, आपको उसमें परेशान कर दिया इधर उधर। तो भैया आप रूम पे रहेंगे तो आपको एक मोटिव बना रहेगा कि हाँ आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना ही, बस कुछ करना ही नहीं, खाना बनाना है, पढ़ना है, खाना इधर उधर का, या फिर टिफिन मंगवाते हैं, टिफिन आएगी रूम पे खाएंगे, टिफिन जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब गांव में रहेंगे तो कहीं इधर का काम कहीं पे पड़ जाएगा, कहीं पे गेहूँ गेहूँ पिसाना है, कहीं पे ये करना है, कहीं कहीं पे धान दरवाना है, कहीं पे इधर उधर बहुत सारे काम आएंगे, और उसमें आप उलझे रहेंगे। पढ़ने जब बैठेंगे तो नींद आएगी, आप सो जाएंगे, कहेंगे कल पढ़ लेंगे, कल और फिर सोएंगे, इधर उधर का बात, इस तरीके से दिनचर्या आपकी गुजरती चली जाएगी। जीवन आपका व्यतीत होता चलाएगा, एक एक दिन आपका नष्ट होता जा रहा है, और आप अपने एक एक समय को बेकार करते चले जा रहे हैं। इसलिए बच्चा क्या करता है, बाहर भागता है, और माता पिता अपने बच्चे को बाहर भेजकर पढ़ाना चाहते हैं। क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि अब वैसी उत्तम प्रकृति वाला बच्चा नहीं रह गया है। कितनी भी उत्तम प्रकृति हो, आपको कुसंग मिल गया है। आप जैसे एक सड़ी मछली जो होती है सारे तालाब गंदा करती थी। एक बोरे में आप आलू के, एक बोरा है उसमें, बोरी में भरा हुआ है आलू, उसमें से 4-6 आलू सड़ी हुई हैं, या फिर 1-2 आलू सड़ी हुई हैं, तो वो आलू जितने आलू के संपर्क में आएगी, उसका एक एक बूंद अगर एक एक आलू पे लग जाएगा तो सारी आलू सड़ जाएंगी। ऐसे प्याज का हाल है, ऐसे अन्य सब्जियों का हाल है। तो भैया आपकी उत्तम प्रकृति बहुत, आलू सड़ी नहीं, आलू बहुत फर्रेटेदार है। आप बहुत जो है कोल्ड स्टोर से आलू निकाल करके रख दीजिए उस बोरे में, सड़ी आलू के बगल में रख दीजिए, 2 दिन के बाद देखिए आलू सड़ नहीं जाएगी, तो जो है नाम बदल के दूसरा रख देंगे मेरा। तो वही सारी चीजें हैं मित्रों। तो अब कुसंग, वो चंदन भी चंदन के पेड़ के लिए ही सार्थक उतरता है। ठीक है, ऐसे ही तो हर एक बात, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति एक समय काल के लिए सही होता है, ना कि हर समय काल के लिए, हर भौतिक परिवेश के लिए वो सही नहीं उतर सकता। ठीक है, जो बात कल को सही थी वही बात आज को गलत है, जो बात आज को सही है वही कल को गलत हुआ करती थी। आज लोग कपड़ा पहनते हैं तो यहाँ पे कटा, कहीं पे वहाँ पे कटा, कहीं पे यहाँ पे कटा, इधर उधर कटा रहता था। पहले वही कटा कपड़ा पहनने में आपको शर्म आती थी, तो उस पर रफू करवाते थे, उस पर ऊपर से कपड़ा लगवा करके नीचे से उसमें जो है धागे डलवाते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, धागे वैसे बिना कटा, पंट नहीं कटा, नए नए खरीदे जाएंगे तो उसमें कहते हैं भैया डैमेज जेस दिखा दे, डैमेज वाला दिखा दे। अगर आप डैमेज नहीं पहने तो आप मतलब लगता है कि आप आधुनिकता से परे हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अब का परिवेश अलग है। पहले आप वही पढ़ते पहनते थे तो आपका जो है शादी रुक जाती थी, आप ऐसे फटा कपड़ा पहने तो आपकी शादी नहीं होती थी। आज फटा कपड़ा पहने तो लगता है लड़का आधुनिक है भैया, लड़का मॉडर्न है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो परिवेश अलग अलग होता है, परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं कि किस प्रकार की बात कहाँ पे सुटेबल होगी। जो बात जहाँ पे सटीक है वो बात उस समय परिवेश के लिए, उस समय काल के लिए सटीक होती थी। ओके, तो किसी बात पर पूरा एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए 100%। ठीक है, उसमें अपना भी विचार प्रस्तुत करना चाहिए कि आज के परिवेश में ये सही है कि गलत है। तो ऐसा सोच करके मत जाइएगा कि लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे गांजा वांजा पीने वाले लोग हैं, हुक्का वाले, और उनके बीच में आप रहने मत जाइएगा कि
इनका दोहा पढ़ के कि ये जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग और चंदन वेश व्यापत नहीं लिपटे रात भुसंग। मैं रहीमदास जी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन उस समय परिवेश में वो बातें सही थी रहीमदास जी ने जो बताई थी, लेकिन आज के परिवेश में ये बातें बिल्कुल सही नहीं है। आप जाएंगे तो आप 100% आपको वो लत लग जाएगी। ठीक है, ये आप एक बार मधुशाला गए तो मधुशाला में आप जाएंगे, जब दोबारा मधुशाला जाए या ना जाए, लेकिन आप जब लौटेंगे लोग देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ भैया चढ़ा क्या रहा है, तो वो हमारे है ये। ठीक, तो वही बात है। तो आइए हम बात करते हैं रहीमदास जी से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, और लगभग आपको 15 मिनट समथिंग में हमने सारी बातें बता दी, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। बहुत सारे प्रश्नों को हम आज चर्चा करेंगे। रहीमदास जी से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ा भूमिका बताना जरूरी था हमको, इसलिए हमने आपको भूमिका बता दी। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं मित्रों। ठीक, वीडियो पसंद आती तो लाइक करिए, प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, चिंता नहीं। और भैया ऐड वगैरह आता है तो उससे हमारी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, तो प्लीज़ ऐड वगैरह आए तो उसको थोड़ा बहुत देख लीजिए करिए, मतलब इसको लगा के रख दीजिए, फिर उसके बाद में स्किप एक आध ऐड मत करिए करिए, तो मतलब थोड़ा बहुत इनकम का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रहीमदास जी का जन्म कब हुआ था, पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है कि रहीमदास जी का जन्म कब हुआ था, तो रहीमदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। और मृत्यु कब हुई थी, 1623 में। 1623 ईस्वी में मृत्यु, और जन्म कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका जन्म लाहौर में हुआ था, तो किसका हुआ था, हमने अभी बताया था किसका, रहीम का हुआ था लाहौर में। रहीम का पूरा नाम क्या था, रहीम का पूरा नाम क्या था, जुम्मन सलीम नहीं था, अब्दुल रहीम खान खाना था इनका पूरा नाम। रहीम का पूरा नाम क्या था, अब्दुल रहीम खान खाना। अगले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम को किन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, तो रहीम को किन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था मित्रों, तो रहीम को हिंदी भाषा का ज्ञान था, संस्कृत भाषा का ज्ञान था, अरबी का ज्ञान था, उक्त सभी भाषाओं का ज्ञान था। ये भी प्रश्न पूछा था कि रहीम के पिता का क्या नाम था, तो बैरम खां पिता का नाम था इनके। ठीक, रहीम की माता का क्या नाम था, तो सुल्ताना बेगम इनकी माता का नाम था। बैरम खां किसके दरबार में रहते थे, तो मुगल के दरबार में रहते थे। ठीक, मुगलों के दरबार में रहते। बैरम खां जो अकबर को बचाते थे, आप देखेंगे बैरम खां थे नहीं एक, अरे बैरम खां जो अकबर छोटा था, जब बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती, तो अकबर 9 साल का था, गद्दी पे बैठता, तो बैरम खां एक थे नहीं। आप जोधा अकबर मूवी देखेंगे तो उसमें बैरम खां दिखाए जाते हैं, तो वही बैरम खां थे। ठीक है, रहीम की माता का क्या नाम था, तो रहीम की माता का नाम था सुल्ताना बेगम। ठीक है, बैरम खां किस मुगल सम्राट के संरक्षक थे, अकबर के। बैरम खां की मृत्यु के बाद रहीम की शिक्षा दीक्षा का भार किसने ले लिया था, तो किसने ले लिया था, हमने पहले पहले बताया था आपको, तो किसने ले लिया था मित्रों, किसने ले लिया था, बाबू जम्बूर ने। किसने, तो उसने बाबा जम्बूर ने छोटे बच्चे को लेकर के 3.5 साल इधर उधर भटकते रहे थे, हमने बताया था। और अंत में 1561 ईस्वी में आगरा में अकबर का संरक्षण इनको मिल गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, यह हमें प्रश्न हमने बता चुके सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रहीम को किन भाषाओं का ज्ञान था, तो सभी भाषाओं का। अकबर के नवरत्नों में से कौन एक थे, अकबर के नवरत्नों में से किसको स्थान मिला था, तो किसको मिला था, रहीम जायसी कबीर भूषण नहीं, रहीम जी दास जी को मिला था। और रहीम कौन है, अब्दुल रहीम खान खाना। और जो है बीरबल जो राजा थे, वो भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है कि बादशाह अकबर ने रहीम को किस पद पर नियुक्त किया था, तो किस पद पर नियुक्त किया था, मुंशी के पद पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, मुंशी के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि शहजादा सलीम की शिक्षा दीक्षा का भार किसने लिया था, तो शहजादा सलीम का जो भार था वो किसने लिया था, रहीम ने लिया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि रहीम के हृदय में क्या कूट कूट कर भरी थी, तो दयालुता, दयालु बड़े दयालु थे कौन, रहीम दास जी बड़े दयालु थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रहीम को खान खाना की उपाधि कौन विभूषित किया था, तो खान खाना इनको किसने कहा था, तो अकबर ने कहा था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि किसके सिंहासन पर बैठते ही रहीम को नजरबंद कर दिया गया था, तो किसके सिंहासन पर बैठते ही रहीम को नजरबंद कर दिया गया था, जहांगीर जैसे गद्दी पर बैठता है। अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर आता है, सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद में कौन आता है, हुमायूं, हुमायूं के बाद में कौन आता है, अकबर। हाँ ठीक, बाबर, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद में कौन आता है, जहांगीर। ठीक, और जहांगीर के बाद में आपका आता है, उसके बाद में एक है, ओ ध्यान आ जा, ध्यान आ जा, कौन है भाई, औरंगजेब का पिता जो होता है। ठीक, जहांगीर का क्या लड़का होता है, शाहजहां, और शाहजहां के लड़के होते हैं कौन, औरंगजेब। ठीक, तो सारी चीज़ें हैं।
अगला प्रश्न है कि चित्रकूट में जहांगीर द्वारा कौन नजरबंद कर दिया गया था। तो चित्रकूट में जहांगीर के द्वारा कौन नजरबंद कर दिया गया था, अभी देखेंगे कि जहांगीर के जैसे शासन होता था ऐसे नजरबंद कौन कर दिया था, रहीम। तो रहीम दास जी, ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है नजरबंद की संघर्षशील स्थिति में भी रहीम ने अपना क्या नहीं छोड़ा था। नजरबंद के संघर्षशील स्थिति में रहीम ने अपना क्या नहीं छोड़ा था, तो ये क्या थे पहले ध्यान रखेंगे। तो दयालु थे, दयालु थे तो क्या छोड़ेंगे नहीं, तो दयालुता अपनी नहीं छोड़ेंगे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक। और प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके कारण रहीम का जीवन अत्यंत कष्टमय बन गया था, तो नजरबंद के कारण से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है किससे प्रभावित होकर के रहीम को साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई थी। तो किससे प्रभावित होकर के किससे प्रभावित हुई थी, ये अपने पिताजी से प्रभावित हुई थी। इनके पिता क्या थे, इनके पिता अच्छे नीतिज्ञ थे और अच्छे विद्वान थे, कवि थे, सेनापति थे, बहुत वीर थे, बैरम खां। ठीक। अगला प्रश्न है कि योग्य गुरुओं के सानिध्य में रहने के कारण किसमें काव्य गुणों का विकास हुआ। तो योग्य गुरुओं के सानिध्य में रहने के कारण किसमें काव्य गुणों का विकास हुआ था, तो रहीम में जो है विकास हुआ था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ए करेक्ट है। ठीक। अगला प्रश्न है कि रहीम ने किसका गहन अध्ययन किया था। तो रहीम ने किसका गहन अध्ययन किया था, इन्होंने पुराणों का भी गहन अध्ययन किया था और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक। तो ए और बी दोनों का अध्ययन किया था, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न, जबकि कुरान का इन्होंने अध्ययन ज़्यादा नहीं किया था, इन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, पुराणों का इत्यादि तमाम सारा अध्ययन किया था। ठीक है। ए और बी दोनों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है कि रहीम विभिन्न ग्रंथों के अनुवाद के साथ ही किसमें अपनी कविताओं का सृजन किया करते थे। तो किसमें अपनी कविताएं लिखते थे, तो भाषा पूछी गई, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, किसमें। तो रहीम दास जी ब्रज भाषा में भी रचना करते थे, अवधि में तुलसीदास जी के संपर्क में रचना करते थे, अवधि के क्षेत्र के निवासी भी थे ये। खड़ी बोली अवध में रहे हैं तो रहीम दास, जबकि निवासी मतलब पैदा हुए थे लाहौर में। ठीक। अकबर के सानिध्य में आए आगरा में। तो कहीं ना कहीं इनमें अवध का प्रभाव पड़ा, कहीं ना कहीं ब्रजभाषा का भी प्रभाव पड़ा, खड़ी बोली की रचना भी करते थे ये। तो तीनों भाषाओं का ये अच्छा तालमेल था इनमें, और तीनों भाषाओं में अपनी कविताओं का सृजन किया करते थे रहीम दास। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समझा हिंदी साहित्य में के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में, हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में द्रुत पाठ के रूप में शामिल रहीम दास जी से कुछ इस प्रकार के प्रश्न, जो कि हमने और आपने समझा, जाना कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडल क्वेश्चन थे ये 2021 के लिए, साथ ही साथ ये वर्क करेगा 2022 और 23 सबके लिए वर्क करेगा, क्योंकि रहीम दास जी ना तो 1556 में पैदा हुए थे, तो 1556 के बाद में 1557 में नहीं पैदा होंगे। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बदलेंगी नहीं, वही रहेंगी। तो बिल्कुल घबराइएगा मत कि 2021 का है या 2022 में काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम आएगा। बहुत दिनों तक ये सारा वीडियो काम आता रहेगा। ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नई वीडियो क्या, इसके बाद में बात करेंगे केशवदास जी के बारे में। ठीक है।